सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहां पर लेकर आया हूं, आरआरबी एनटीपीसी कंप्लीट मैथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम है एनटीपीसी का जो एग्जाम है ये दो फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, एक ग्रेजुएट लेवल एंड दूसरा हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब जो एग्जाम डेट है वो ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 6 से 7 महीने का समय है। अब ये इनफ समय है, भले ही आप लोगों की मैथ्स वीक हो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, भले ही आप लोगों का लेवल इस समय 0 हो, हम लोग हीरो लेवल तक जो है पहुंच सकते हैं इन 6 से 7 महीनों में। लेकिन हमको एक प्रॉपर स्टडी प्लान जो है फॉलो करने की जरूरत है और वही इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एंड एक चीज मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ये चीज नोटिस भी करता हूं कि यार आप लोग 10-10 15-15 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बारी आती है तो एक वीडियो भी आप लोग जो है एक स्ट्रैटेजी भी कंप्लीट तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भले ही आप लोग 10-15 वीडियोस ना देखो, सिर्फ एक वीडियो देखो, लेकिन कंप्लीटली उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जो भी आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या हम लोग जानेंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, मैथ्स के कितने सवाल सीबीटी 1 में आते हैं, कितने प्रश्न सीबीटी 2 में देखने को मिलते हैं, क्या आपका सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कि मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी यहां पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और जो भी आप लोगों के डाउट्स है कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, सब प्रैक्टिस कहां से करें, किस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ये सभी पॉइंट्स पर जो है इस वीडियो में चर्चा होंगी। आइए अब शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। तो जैसे कि मैंने एक चीज आपको बताई कि पेपर आपका ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दो फेजेस में कंडक्ट होगा। एंड खास बात क्या है कि ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सेम होता है, सीबीटी 1 का भी एंड सीबीटी 2 का भी। इसी तरीके से जो सिलेबस है वो भी सेम रहता है ना। जो सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हर एक चैप्टर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी देखने को मिलता है। बस जो फर्क होता है वो थोड़े से क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वहां पर हम लोग को फर्क देखने को मिलता है। ग्रेजुएट लेवल ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है दोनों। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है आप लोग भले ये वाला एग्जाम दे रहे हो या फिर ये वाला, दोनों में ही आप लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां पर, जो एग्जाम है आपका टोटल 2 चरणों में कंडक्ट होगा। एक सीबीटी 1, ठीक है, जिसमें आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाता है और आपके पास होते हैं यहां पर 100 सवाल। 1.5 घंटे में 100 प्रश्न हमको करने होते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल होते हैं, मैथ्स के 30 प्रश्न और रीजनिंग के भी आपके होते हैं 30 सवाल। अभी हम लोग का फोकस मैथ्स पे है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि आपको 30 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं सीबीटी 1 में। हर क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलता है और हर क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है। और रेलवे में ये मार्किंग पैटर्न सेम होता है, चाहे आप जो सा एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी दे रहे हो, ईच एंड एवरी एग्जाम में ये मार्किंग पैटर्न सेम रहता है। अब एक बार सीबीटी 1 आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, ये आपका जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उसके 15 गुना बच्चे जो है क्वालिफाई करवाए जाते हैं सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 का क्या एग्जाम पैटर्न है ये चलिए देखते हैं। भाई यहां पर भी आपको समय जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का दिया जाता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन आपके पास बढ़ के हो जाते हैं 120। ठीक है, जहां पे 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, 35 सवाल मैथ्स के और 35 सवाल ही रीजनिंग के होते हैं। अभी हमारा फोकस केवल मैथ्स पे रहने वाला है, तो हम लोगों ने ये देखा कि सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 सवाल दिए गए हैं और सीबीटी 2 में मैथ्स के आते हैं 35 क्वेश्चन। यानी कि भाई इसके बिना सिलेक्शन तो नहीं पॉसिबल है, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलो अब जो मैथ्स का सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था वो कुछ इस तरीके का है, और मैं जैसे कि मैंने बताया कि आपका सिलेबस कॉमन रहता है दोनों ही ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो मैथ्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से हम लोग को दिया जाता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, अब
क्योंकि कुछ चैप्टर्स यहां पर नहीं भी मेंशन किए गए और एग्जाम में उससे सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग को भाई ये पता कैसे चलेगा, जो 2021 का आपका एनटीपीसी हुआ था, टोटल 133 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। उन सभी 133 शिफ्ट को शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालाइज करने की जरूरत होती है। फिर वहां से हम लोग देखते हैं कि यार किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए और हर चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, यानी कि उसका क्या वेटेज रहा है, ये आप लोग का निकल कर आएगा उन 133 शिफ्ट की एनालिसिस करने के बाद। अब ये मेहनत आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये मेहनत आपके लिए हमारी टीम ने, मैंने ऑलरेडी करी हुई है। मैंने बोला था ना कि इस वीडियो को देख लो, इसके बाद कुछ और स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखने को ये मिला। मैं यहां पे सीबीटी 1 की जो है बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहला हमारे लिए जो है पड़ाव वो यही रहेगा, इसको क्वालिफाई करना। ठीक है, यहां पर बहुत सारी जो भीड़ है वो छट जाती है, फिर केवल सीरियस सीरियस बच्चे जाते हैं सीबीटी 2 के लिए। तो अभी हम लोगों का यहां पर मेन फोकस रहेगा सीबीटी 1 के ऊपर। अब एग्जाम में आपका ऐसा नहीं होगा कि लाइन से आपके 30 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको मैथ्स अलग से करना होगा, फिर 30 रीजनिंग के, 40 जनरल अवेयरनेस के, ये नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के मिक्स रहते हैं, बीच बीच में जनरल अवेयरनेस भी है, रीजनिंग भी है, और मैथ्स भी आपकी आती रहेगी। मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये तीन जो है मिक्स इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो भाई देखने को ये मिला कि नोटिफिकेशन में तो हमसे बोला जाता है कि 30 सवाल आपके गणित के आएंगे, लेकिन जब हर एक शिफ्ट को एनालाइज मैंने यहां पर किया तो देखने को मिला कि 30 से 35 क्वेश्चन तक आपके जो है हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसी शिफ्ट होंगी जहां पर 30 सवाल थे। ठीक है, कुछ में 32 क्वेश्चन है, कुछ में 33 35 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक शिफ्ट में मैंने देखे थे कि मैथ्स के आपके 39 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, और ये मैं सिर्फ सीबीटी 1 की अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं सिर्फ सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, तो ये समझ जाइए कि यार फिक्स नहीं होता है वो 30 नंबर जो आपसे बोल दिया गया है कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, वो केवल एक ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, जो रियलिटी है यहां पर आप लोग को मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन, 36, 37, 38, 39 तक क्वेश्चन जो है मैथ्स के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर जाइएगा। अब मैथ्स जो होता है आपका टोटल 3 सेक्शन में विभाजित किया जाता है। एक सेक्शन इसमें आपका हो जाता है अरिथमेटिक का, एक एडवांस मैथ्स का, और एक हमारा सेक्शन हो जाता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। अरिथमेटिक के लगभग 13 से 14 सवाल देखने को मिलते हैं आपको। इसमें क्या क्या चैप्टर्स होंगे वो भी अभी डिटेल में जानेंगे हम लोग। एडवांस मैथ्स के हमको देखने को मिलते हैं लगभग 15 से 16 प्रश्न, और डीआई फिक्स होता है 3 से 4 सवाल आपको हर शिफ्ट में यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं, एक बार इस पर जो है नजर डाली जाए। ये वही चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने जरूर एक ना एक बार अभी तक पढ़े होंगे अपनी स्कूल लाइफ में, है ना। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज यानी कि औसत, एज आयु वाले सवाल, रेशियो प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप हमारा साझेदारी हो गया, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य टाइम एंड वर्क। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी, समय, चाल और दूरी हो गया, फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स यानी कि नाव और धारा। ये चैप्टर हो गए हमारे अरिथमेटिक के। अब एडवांस मैथ्स में आपका क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, चलो ये जान लिया जाए। यहां पे एडवांस मैथ्स में हम लोग ने देखा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा थे, यानी कि अगर मैं वेटेज की बात करूं तो लगभग 45% कह सकते हैं कि अरिथमेटिक आती है, और 55% जो है या फिर 60% भी हम लोग कह सकते हैं, 40 और 60 का रेशियो रहता है, या फिर 45 और 55 का रेशियो रहता है अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स का। तो ये वेटेज हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, कि फिक्स नहीं होता। देखो कुछ शिफ्ट में जो है 40% 60% का रेशियो होगा, कुछ शिफ्ट में हो सकता है कि 45% अरिथमेटिक आ जाए, 55% एडवांस मैथ्स आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को केवल आइडिया के लिए ये समझना है। अब एडवांस मैथ्स के आपके कौन कौन से चैप्टर हो जाते हैं एक बार देख लिया जाए। यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, फिर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और डीआई हालांकि अलग सेक्शन होता है लेकिन मैंने यहीं पे एक नीचे लिख दिया है, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन।
तो ये समझ में आ गया कि आपका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, यानी कि आपके टोटल कितने चैप्टर से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यार हर चैप्टर से कितने कितने सवाल बनते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन के दौरान हम लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि जो भी बिगिनर है अगर वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंसिंग आपको फॉलो करनी है अपनी मैथ्स को तैयार करने के लिए। ठीक है, चलो पहले एक बार वेटेज जान लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में, कुछ में 2 आएंगे कुछ में 3 आएंगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बात करूं यहां पे भी 2 से 3 सवाल आते हैं आपके हर शिफ्ट में। अब एवरेज के 1 से 2 प्रश्न आपके आते हैं। आयु का एक सवाल एग्जाम में आपका जरूर आता है। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन लगभग 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं यहां पर हर शिफ्ट में। ठीक है, पार्टनरशिप के आगे लिखे हुआ है 0 से 1। ठीक है, कुछ शिफ्ट में आता है कुछ शिफ्ट में नहीं आता है पार्टनरशिप, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन का लगभग 1 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 प्रश्न। टाइम एंड वर्क के 2 सवाल। पाइप एंड सिस्टम का या तो आता 1 क्वेश्चन आएगा या तो ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 0 से 1 का यही मतलब है। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल आते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के लगभग मतलब या तो नहीं आएगा, आएगा तो 1 सवाल आएगा, उससे ऊपर कभी भी देखने को नहीं मिला है। तो ये आपका वेटेज हो जाता है अरिथमेटिक का। फिर मैं अगर एडवांस मैथ्स के वेटेज की बात करूं भाई, जो आपका नंबर सिस्टम ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर है। नंबर सिस्टम के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर अभी तक हम लोग को देखने को मिला है। 3 से 4 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के रहते हैं, और यहां का सिंप्लीफिकेशन जो है एसएससी वाले सिंप्लीफिकेशन से अलग है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई वैरायटीज आती है। ठीक है, जैसे कि सर्ट्स इंडिसेस हो गई, हमारे सीरीज वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहां पर देखने को मिलती रहती है। सीरीज वाले सवाल मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे बता दिए। फिर एलजेब्रा के लगभग 2 प्रश्न रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग 1 प्रश्न। ज्योमेट्री के 2 सवाल। मेंसुरेशन के 2 सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि 133 अगर शिफ्ट हुई होंगी तो 10 से 20 शिफ्ट या 15 से 20 शिफ्ट मान लीजिए कि इसी में कोऑर्डिनेट से सवाल आया था, वरना फिर ये नहीं पूछा जाता इतना ज्यादा। फिर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की तो ये जरूर आता है। 1 क्वेश्चन आता है मिनिमम, 2 भी आ सकते हैं एग्जाम में हर शिफ्ट में, है ना। 1 से 2 यहां पे लिख लेते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी जो है इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपके देखो यहां पर जो सिलेबस है इसमें दिया भी नहीं गया था प्रोबेबिलिटी। ये ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन एग्जाम में से सवाल आए हैं। ठीक है, तो 0 से 1 प्रश्न यानी कि कुछ शिफ्ट में आया है, कुछ शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी आपका नहीं पूछा गया है। और डीआई का आगे मैंने बताया ये 3 से 4 सवाल हमारे जो है रहते हैं। अब इसमें यार कौन कौन से आपके कंसेप्ट बिल्डिंग वाले चैप्टर्स है ये मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। ये ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपको प्रिपरेशन में सबसे पहले कवर करने होते हैं, क्योंकि एक बार अगर बेस तैयार हो गया, आपका नींव मजबूत हो गई, उसके आगे जो गणित है आपकी वो काफी आसान हो जाएगी। तो कौन कौन से आपके कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स होते हैं, चलो ये देखते हैं। ये सबसे पहले हमें कवर करने हैं। देखो, एक आपका नंबर सिस्टम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपका डिजिट सम हो गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये आपके पूरे मैथ्स में काम आती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, यूनिट डिजिट का एप्लीकेशन सीखते हैं, तो इसको शुरू में ही कवर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है ये सिंप्लीफिकेशन की। ये भी हमारा यार एक तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर क्यों है, क्योंकि आपको यार नंबर से ये फेमिलियर कर देगा। एक बार अगर संख्या से आप लोग खेलना सीख गए हो ना, गुणा करना, उनको तेजी से स्क्वायर निकाला नंबर्स का, अगेन पूरे मैथ्स में आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, ये चीज है। ठीक है, चलो फिर यहां पर आया जाए अरिथमेटिक में, तो आपका यहां पर परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हमारे जो है कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स होते हैं। प्रतिशत अगर आप लोग का अच्छे से तैयार है, इसका भैया पूरा एप्लीकेशन, चलो लेट से दिखाता हूं, इसका पूरा एप्लीकेशन हमको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब जगह प्रतिशत का ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यहां पर भी
फिर अब एवरेज में हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक सीखते हैं, जैसे कि आपका हो गया यहां पर वेटेड मीन का तरीका, डेविएशन वाली टेक्निक। हो सकता है आप लोगों ने पहले ये सुनी भी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एवरेज में ही काम आएंगी, आपके पूरे अरिथमेटिक में, पूरे मैथ्स में काम आती है। डेविएशन हो गया, वेटेड मीन का तरीका, यही से एलिगेशन का भी तरीका जो है निकल कर आता है एवरेज से ही। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, चीजों को रिलेट करके आपको मजा आ जाएगा अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक है, फिर अगेन रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है, क्योंकि भैया इसका एप्लीकेशन आपका पार्टनरशिप में होता है, साझेदारी में। रेशियो का पूरा एप्लीकेशन मिक्सचर में होता है, इसका एप्लीकेशन आपको टाइम एंड वर्क में भी देखने को मिलेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी। हर चीज यहां पर रिलेटेड रहती है अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई करी है तो ये हो गया आप लोगों का पूरा सिलेबस का डिस्कशन। अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहां पर मैं बताऊं, नंबर सिस्टम का पूरा एप्लीकेशन एलसीएम एचसीएफ में होता है, ये अच्छे से आपका तैयार है। एलसीएम एचसीएफ में कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे फॉर्मूलेज हम लोग सीखते हैं जो कि आपके अलजेब्रा में भी काम आते हैं, ट्रिगो में भी काम आते हैं, है ना। हाँ, और ये सब हमारे कोर जो एडवांस मैथ्स के हैं चैप्टर फिर कंसिडर हो जाते हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अलजेब्रा से लेके ये हमारे मेंसुरेशन तक, ये कोर एडवांस मैथ्स के जो है हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं। अब सिलेबस को लेके कोई आप लोग के मन में शंका या फिर कोई डाउट नहीं रह गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं यहां पर आप लोग को बताना चाहूंगा कि यार मैथ्स में चाहे जो सा भी प्रश्न हो, कंसेप्ट का छोटा सा ही वहां पर एक पार्ट होता है। 50% अगर कंसेप्ट है तो बाकी का 50% वहां पर कैलकुलेशन होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, आप बाकियों से कभी भी सामना नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को यह करना है कि अपनी यार कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, फिर आप लोग को यार गणित सीखने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं एक चीज दावे से बोलता हूं, आप कोई भी कंसेप्ट लेके आओ, मैं आपको एक क्लास के अंदर वो कंसेप्ट सिखा दूंगा। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन सीखने में हम लोगों को यहाँ पर हफ्तों महीनों की प्रैक्टिस लगती है, और आपके पास वो समय अभी है, तो अपनी कैलकुलेशन पर काम करना जो है आज ही से शुरू कर दीजिए। इसमें आप लोग को नंबर्स को तेजी से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कभी कि यार 103 इंटू 108 करना है, तो ये सारे टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग मुंह जबानी कर सकते हैं या फिर एक स्टेप में लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि हमको तो यार सारी टेक्निक्स मालूम है ना, ऐसे ऐसे आप लोग के नंबर आ जाएंगे जिसमें हो सकता है बेस मेथड लगे या फिर एनी अदर टेक्निक्स, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर्स और क्यूब्स, देखो स्क्वायर्स हालांकि 1 से 40 तक तो मैं कहता हूं कि हमेशा याद होने चाहिए, और क्यूब्स 1 से लेके 20 तक। लेकिन ऐसी टेक्निक्स आप लोग को सीखनी है, वैदिक मैथ्स में कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं हमारी, जो कि 1 से लेके चाहे आप लोग को 100 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछ लिया जाए, आप लोग 1 से 2 सेकंड में बता सकते हो, है ना। इसी तरीके से क्यूब निकालने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये सब भी आप लोगों को जो है सीखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये बेस मेथड क्या होता है। ठीक है, बेस मेथड जैसे कि मान लीजिए आपको कभी 46 इंटू 58 करना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि दोनों नंबर 50 के आसपास दिए गए, तो 50 को बेस मान के बहुत तेजी से 2 से 3 सेकंड में आप लोग इसका जो है उत्तर कर पाओगे। ठीक है, एक बार लेकिन इसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। और ये चीज मैं जानता हूं कि शुरू में नई चीजें सीखने में आपको भी बहुत यार अनफेमिलियर सा लगता है, थोड़ी सी उलझन होती है ना, लेकिन नहीं, ये चीज सीखनी पड़ेगी और इसका आप लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 से 3 महीने, तब जाके इसमें आप लोग एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, पिछले 6 बार से 50 में 50 में स्कोर कर रहा हूं सारे एग्जाम जो भी देता हूं। ठीक है, एसएससी में मैंने सीजीएल का दिया है, फेस का एग्जाम जो सिलेक्शन पोस्ट होता है, सीएचएसएल का, सब में फुल ऑन फुल स्कोर आया है। तो ये चीज मैं जानता हूं कि ये सब टेक्निक्स का एप्लीकेशन वाकई में होता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि ये अच्छी लगती है देखने में, है ना। इसी तरीके से हमको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स जैसे कि डिजिट सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये सब क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक।
आपके पेपर में 3 से 4 प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं जिसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग केवल ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें 3 गलत वाले को एलिमिनेट कर देते हैं तो बचा वाला ऑटोमेटिकली हमारा सही आंसर हो जाता है। एलिमिनेशन लगा के हम लोग आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग को अपना स्पेशल फोकस करना है। फिर यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि यार किस तरीके से आप लोग जो है अपने नोट्स बनाओगे, तो देखो हमेशा ये मैं चीज रिकमेंड करूंगा कि खुद के नोट्स यार जरूर बनाओ। हालांकि नोट्स आपको मिल जाते हैं, मैं जानता हूं, पीडीएफ इंटरनेट पे भी मिल जाता है या फिर हर टीचर जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि खुद के अगर पर्सनल नोट्स बनाते हो तो वहां से ज्यादा फायदा आपका होता है, ठीक है। चीजें रिवाइज करने में आसानी आपको होती है क्योंकि आपको जो इंडिविजुअल वीकनेस है आपकी वो मालूम होगी, है ना, कि नहीं यार इस वाले कंसेप्ट में मैं फंसता हूँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले कंसेप्ट में मैं फंसता हूँ, तो इसको जब मैं लिखूं, इसको जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो अपनी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि यार नोट्स जरूर बनाओ, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आप लोग मोटे मोटे रजिस्टर बना रहे हो, ठीक है। एक अरिथमेटिक का छोटा सा रजिस्टर, एक एडवांस मैथ्स का छोटा सा रजिस्टर आपको बनाना होता है, अलग अलग नोट्स दोनों के। और उसमें किस तरीके से आप लोग चीजें नोट डाउन करते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक के पहले अरिथमेटिक का एग्जाम्पल देता हूँ, फिर एडवांस मैथ्स का, ठीक है। देखो जो भी आप लोग ने कंसेप्ट सीखा, जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ही मान लेते हैं, बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट है, हमारा लाभ हानि में होता है, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। तो जो भी आप लोग को कंसेप्ट सिखाया जाता है आपको वो कंसेप्ट नोट डाउन करना है, और उस पर बेस्ड जितनी भी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 वैरायटीज हैं, हर वैरायटी का 1 या फिर 2 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में उतार लेना होता है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग नहीं देखोगे कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, तब तक आप लोग को वो चीज जो है रिवीजन के टाइम पे क्लिक नहीं करेगी, है ना। और नोट्स इसी वजह से होते हैं कि हम लोग को रिवीजन में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरिथमेटिक में नोट्स बनाने होते हैं हर चैप्टर के। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, उसमें कंसेप्ट आ गया सक्सेसिव परसेंटेज वाला, आपने कंसेप्ट जो है फॉर्मूला वो नोट डाउन किया, और उस पर बेस जितनी भी वैरायटीज होती हैं उसके 1 या फिर 2 प्रश्न कर लिए, ताकि जैसे ही आप लोग देखो रिवीजन के टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, है ना। अब एडवांस मैथ्स में क्या होता है कि इसमें आप लोग को जो प्रूफ कराया जाता है वो भी नोट डाउन करना होता है। जैसे कि सपोज ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको किसी थ्योरम का जो है यहाँ पे प्रूफ करा दिया, है ना। सपोज मैंने आप लोगों को यहाँ पे कोसाइन रूल हो गया, या फिर कोई भी थ्योरम उठा लो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका प्रूफ करा दिया, तो वो प्रूफ आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्रूफ यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन से भी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं प्रूफ से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रूफ्स हो गए, थ्योरम्स हो गए, इनसे ही। तो एडवांस मैथ्स में नोट बनाने का तरीका ये है, चाहे ज्योमेट्री में आप लोग कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, ये चीज हो गई, है ना। और अब बारी आती है कि यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कहां से करोगे। तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ऐसी किताब ले लो जिसमें चैप्टर वाइज जो है सेग्रीगेशन किया गया हो, यानी कि परसेंटेज का अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अलग, या चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन हो। इसमें भी आपका टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया गया हो, और वो फर्दर लेवल वाइज में बांटा गया हो। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज है तो उसमें जितने भी टॉपिक्स है, अगर 10 से 12 टॉपिक्स है, प्राइस कंजम्पशन, सक्सेसिव पॉपुलेशन वाले सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर वाले, ये सारी टॉपिक से अलग अलग से सवाल दिए गए हो, और हर टॉपिक में लेवल वाइज भी आपका जो है सेग्रीगेशन हो। कहने का मेरा मतलब कि अगर आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज उठा रहे हो तो उसमें पहले इजी लेवल के 10 सवाल हो, फिर मीडियम लेवल के, फिर डिफिकल्ट लेवल के। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वाली किताब जो है बेस्ट रहेगी, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि बिकॉज जो मैंने बुक डिजाइन करी है, जो हमारी एसएससी लैब पे आपको ई बुक मिलती है, वो मैंने डिजाइन करी है, वो इसी तरीके से करी है। चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन है, उसमें टॉपिक वाइज है, और उसमें लेवल वाइज है, ठीक है। तो आपको अगर मार्केट में कोई ऐसी बुक मिल जा रही है, और सारे के सारे क्वेश्चन ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ ये एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे रैंडम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई बुक मार्केट में मिल जाती है बिल्कुल लीजिए, वरना फिर हमारी ई बुक ले लो, मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिलेगी, और वो कंटेंट बेस्ट होगा क्योंकि मैंने खुद डिजाइन करी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। अब उम्मीद करता हूं कि मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा मैथ्स के प्रिपरेशन को लेके, है ना। एंड एक चीज यहां पर दोबारा से मैं बता दूं
कि आप लोगों की डेली YT पर देखो हम लोग की फ्री क्लासेस चलती हैं, जहां पर मैथ्स मैं पढ़ाता हूं, मैं गणित का टीचर हूं, जिसको नहीं मालूम है मेरी क्लास डेली होती है मॉर्निंग में 9 AM पे। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट में डेली सॉल्व कराता हूं, तो ये क्लास किसी की भी मिस नहीं होनी चाहिए। 9 बजे मैथ्स, 10 बजे जनरल अवेयरनेस और 11 बजे आपकी रीजनिंग होती है। पूरा यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री प्रैक्टिस जो है ये कराई जा रही है। एंड जो भी स्टूडेंट इस कंप्लीट यार कोर्स प्लान को अगर खुद से फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमारे जो कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। पिछले हफ्ते से ही जो लाइव बैच है वो यहां पर शुरू हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं चीजें कर तो ले जाऊंगा, लेकिन मुझे बस एक जो है एंकर की जरूरत होती है जो कि मुझे पकड़ के रखे, है ना, सारी चीजें मुझे स्टेप बाय स्टेप करवाता चले कि हाँ आज हम लोग को परसेंटेज में ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, ये वाली शीट आपको होमवर्क में करके लानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई मुझे अगर प्रॉपर गाइडेंस के लिए मिल जाता है तो मैं बहुत अच्छे से ये सारी चीजें फॉलो कर सकता हूं, बिल्कुल जो है आप हमारे फाउंडेशन बैचेस में लीजिए, एकदम बेसिक से चीजें वहां पर मैं खुद सिखा रहा हूं, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर सकता हूं, मुझको ये सारी चीजें जो है बुक से या फिर कहीं और से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन यार तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, चाहे आप हमारे पास से करते हैं या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन लेकिन शुरू कर दीजिए, क्योंकि एंड में समय यार बहुत कम बचता है, ठीक है। तो आज ही से जब आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक बच्चे ने भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और वो सिलेक्शन ले पा रहा है, तो मुझे लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी बनाने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा लैब नाम से, वहां पर जाना। और अभी तो दिवाली ऑफर भी चल रहा है, तो बहुत सारे आप लोगों को यहां पर डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। यहां पे सीधे सीधे जो है ये जो जंक्शन बॉक्स है आरआरबी एनटीपीसी का जंक्शन बॉक्स, ये सीधे आप लोग ले लेना। इसमें कंप्लीट बैच भी आपको मिलेगा पूरा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और ई बुक्स जो है वो भी मिलेंगी, यानी कि अलग से कुछ प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है कुछ और मतलब लेने की, ठीक है। आपको लॉग इन करना पड़ेगा आरआरबी एनटीपीसी जंक्शन बॉक्स, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं ये लाइव बैच है, ये आपकी टेस्ट सीरीज यहां पर कंप्लीट दी जा रही है और यहां पर आपकी ई बुक का कंपाइलेशन। बस ध्यान रखिएगा कि जब ज्वाइन करने जाओ तो आपसे वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि डू यू हैव अ कोड, तो कोड जरूर यूज कर लेना, उसके बाद ही जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑफर है वो मिल जाएगा। तो इस कोड के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लेना, लैब 248 ये मेरा कोड है, ठीक है। इसके थ्रू ज्वाइन करोगे जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको वो मिलेगा। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, और एक बार दोबारा से बोल दो कि चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करके रखे रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर डेली आप लोगों की 9 बजे फ्री क्लास चलती है, उसमें जरूर जुड़ा करो। एंड अगर एकदम ही जीरो से प्रिपरेशन करनी है तो बैच पर वो भी हम लोग करा रहे हैं। बाकी आज इतना ही रखते हैं, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।